इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल किंग खिलाड़ो सीजन 2 भाग 5। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि सिया राघव को देखकर ही बेहोश हो जाती है। अब आगे सिया बेहोश होकर गिरने वाली होती है, लेकिन तब तक राघव उसे अपने बाहों में थाम लेता है। वहीं कॉफ़ी की ट्रे उसके असिस्टेंट पकड़ लेता है। सिया इस वक्त राघव की बाहों में झूल रही थी। वहीं राघव उसे अपनी सख्त निगाहों से घूरते हुए कहता है, मिस सिया, अगर आपका ये ड्रामा हो गया हो तो उठिए। सिया बेहोशी का नाटक करते हुए कहती है, मैं कहाँ हूँ, आप कौन हो? सिया के बिना सर पैर की बातों से अब राघव इरिटेट हो रहा था, इसलिए वह सिया को छोड़ देता है, जिससे सिया धड़ाम से फर्श पर गिरती है और गुस्से से राघव को घूरने लगती है। तब राघव एटीट्यूड से अपने पैंट की जेब में हाथ डाले कहता है, उम्मीद है अब तुम पूरी तरह होश में आ चुकी होगी, अब जाओ अपना काम समझो। सिया को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो ये नौकरी गंवा अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार सकती थी, इसलिए पैर पटकते हुए असिस्टेंट के साथ चली जाती है। सिया को जाते देख राघव खुद से कहता है, स्टूपिड गर्ल, मुझे तो लगा था कि नौकरी छोड़कर जाएगी। राघव जाकर अपनी रोलिंग चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र सिया की लाई कॉफ़ी के मग पर पड़ती है। वो कॉफ़ी का मग उठाकर देखता है, जिस पर सिया की लिपस्टिक का निशान था। ये देख वो ना में सर हिला देता है और अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। सऊदी अरब जो खुद में ही एक अलग पहचान रखता था। हर दिन लाखों लोग यहाँ बस काम की तलाश में आते थे। इस शहर ने अपने ही कई राज दफन कर रखे थे। रात का वक्त था, तभी एक चमचमाती काले रंग की गाड़ी एक बड़े से रंग महल के सामने आकर रुकती है। ये औरतों की तस्करी होती थी। कार देखने में काफ़ी महंगी थी। कार के ड्राइवर सीट से 21 साल का एक नौजवान उतरता है। उसने इस वक्त अपने आधे चेहरे को काले रंग के मास्क से ढक रखा था। इस वक्त उस लड़के ने जीन्स और सफ़ेद रंग का शर्ट पहन रखा था, जिसके कुछ बटन खुले हुए थे और उसमें उस लड़के का चौड़ा सीना साफ नजर आ रहा था। वो अपनी गहरी काली आंखों से अपने सामने मौजूद महल को देखता है, फिर फ़ोन निकाल किसी को कॉल कर अपनी रौबदार आवाज़ में कहता है, मैं पहुंच चुका हूं। काम होते ही फ़ोन करता है। इतना कहा वो फ़ोन काट अपनी जेब में रख लेता है। तभी उस लड़के का एक आदमी उसके पास आकर सर झुकाए कहता है, सर चले। वो लड़का उस आदमी के साथ रंग महल की तरफ बढ़ जाता है। अंदर जाने से पहले दोनों की अच्छे से तलाशी ली जाती है। उसके बाद उन्हें अंदर भेजा जाता है। वो लड़का वहाँ की हर एक चीज़ को काफ़ी गौर से देख रहा था। वहाँ एक से बढ़कर एक लड़कियाँ थी। वो लड़का चलते हुए एक बड़े से आलीशान हॉल में जाता है, जहाँ एक औरत ठाठ से बैठी थी और वहाँ कई सारे शेख उनके साथ और भी लोग मौजूद थे। साथ ही कुछ लड़कियाँ भी थी जो उस लड़के को ताड़े जा रही थी। वो औरत उस लड़के को ऊपर से नीचे देखती है। तभी वो लड़का पूरे एटीट्यूड से कहता है, लड़की चाहिए। वो औरत जो वहाँ की मालकिन थी, हुस्ना बेगम, वो अपने एक आदमी को इशारा करती है। हुस्ना बेगम का इशारा पाकर वो आदमी एक से बढ़कर एक बला की खूबसूरत लड़कियां लेकर आता है। वह लड़का बिना उन लड़कियों को देखे स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरकर एटीट्यूड से कहता है, ये लड़कियां नहीं, फ्रेश इंडियन लड़की चाहिए जिसे किसी ने ना छुआ। लड़की की बातें सुन हुस्ना बेगम के माथे पर शिकन आ गई थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वह अपने एक आदमी को इशारा कर उस लड़के से कहती है, ऐसी लड़की यहाँ तो नहीं। हुस्ना बेगम इतना ही कहती है कि उस लड़के के साथ आया आदमी अपने साथ लाया हुआ ब्रीफकेस खोलता है, जो नोटों से भरी थी। नोटों से भरी पेटी देख हुस्ना बेगम की आंखों में चमक और मुंह में पानी आ जाता है। वो लपक कर बैग ले लेती है और अपने एक आदमी से उसे लड़के को
ले जाने कहती हैं। वो लड़का हुस्ना बेगम के आदमी के साथ चल देता है। तभी हुस्ना बेगम कहती है, नाम नहीं बताया तुमने अपना। हुस्ना बेगम का सवाल सुन उन लड़के के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है, वो जो मास्क के कारण नज़र नहीं आती। वो लड़का बिना पलटे अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, डेविल ब्रदर्स के नाम से जानती है ये दुनिया हमें। इतना कह वो आगे बढ़ जाता है और हुस्ना बेगम भी उसकी बातें पर ज़्यादा गौर नहीं करता। हुस्ना बाई का आदमी उस लड़के को एक कमरे में लाता है। कमरा ठीक ही ठाक था, वहाँ हर सुख सुविधा मौजूद थी। वो लड़का कमरे को अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक बच्ची पर जाती है जो बेड पर अपने हाथ में एक गुड़िया पकड़े बैठी थी। बच्ची की उम्र 10 साल के आसपास थी और वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। गुलाबी होठ, लंबे काले बाल, दूध सा गोरा तन, साथ ही घनी पलकें। उस बच्ची ने इस वक्त शरारा सूट पहन रखा था। उस बच्ची को देख उस लड़के की आंखों में कई अनगिनत जज्बात आकर गुजर जाते हैं। तब हुस्ना बाई का वो खास आदमी कहता है, ये है इस रंग महल की कोहिनूर नूर, इसके आगे तो अच्छी अच्छी अप्सराएं भी फीकी है। वो लड़का उस आदमी की बातों पर ध्यान न दे उसे अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, आउट। उस लड़के ने बस एक ही शब्द कहा था जिसके बाद वो उस शख्स की वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं होती और वो उल्टे पैर भाग जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़का कमरे का दरवाज़ा बंद करता है। वहीं वो बच्ची दरवाज़ा बंद होते ही चिढ़ जाती है। वो लड़का एक नज़र नूर को देखता है, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देता है। वहीं उस लड़के को दरवाज़ा बंद करता देख मासूम सी नूर डर गई थी। वो अपने डरी सहमी नज़रों से उस लड़के को देख रहा था। वहीं वो लड़का अपना मास्क उतार अपने जेब में रख लेता है। इस वक्त उसका हैंडसम चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसके चेहरे के फीचर्स काफ़ी कातिलाना थे। वो बहुत हद तक राघव की तरह दिख रहा था। हल्की दाढ़ी, गोरा रंग, उसके सिल्की बाल उसके माथे पर आ रहे थे। वो लड़का धीरे धीरे नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। उस लड़के की आंखों में इस वक्त कई तरह के जज्बात नजर आ रहे थे। वो नूर के पास जाता है और झट से अपने घुटने पर बैठ नूर की ऊपर से नीचे देखने लगता है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो लड़का नूर का चेहरा अपने हाथों में भर नम आंखों से कहता है, डॉल। इतना कह वो झट से नूर को गले लगा लेता है। वहीं नूर को भी उस लड़के से कोई बुरी वाइब नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उसके बाहों में से कसमसाने लगती है। तभी वो लड़का उससे दूर हो प्यार से उसका माथा चूमकर कहता है, डरना नहीं बच्चा, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द ले जाऊँगा। वो इतना ही कहता है कि उसका फ़ोन बजने लगता है। वो अपना फ़ोन निकालता है जिसमें भाई शो हो रहा था, जिसे देख उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो झट से कॉल उठाता है तो सामने से आवाज़ आती है, विवान। ये नाम सुनते ही उस लड़के की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। विवान उस लड़के का नाम, उसकी पहचान, जिसे वो दुनिया से छुपाए बैठा था। शायद उसकी पहचान सालों से छुपाई गई थी। विवान गहरी सांस छोड़कर कहता है, भाई मैं पहुंच गया और हमारी प्रिंसेस, हमारी बच्ची मेरे आंखों के सामने है। विवान ने ये सब नूर को देखते हुए कह रहा था। वहीं विवान की बातें सुन राघव के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। वो विवान से कहता है, आंसू ठीक तो है विवान, उससे कुछ नहीं हो सकता भाई। 10 साल में अपने घर से दूर रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था कि जब तक अपनी प्रिंसेस को नहीं ढूंढ लेता तब तक वापस नहीं आऊँगा। आखिर मैंने करा ही तो हमारी प्रिंसेस आज इस सिचुएशन में है। अगर मैंने उस रात आंसू का ख्याल रखा होता तो आज आंसू ऐसी जगह ना होती। ये सब कहते हुए विवान की आवाज़ में एक अलग ही दर्द नज़र आ रहा था। इसलिए राघव उसे शांत करते हुए कहता है, खुद को ब्लेम करना बंद करो विवान, उस वक्त तुम बस एक बच्चे थे। अच्छा ये सब छोड़ो, आंसू का ख्याल रखो क्योंकि कब कोई और अपना ख्याल नहीं रख पाएगा। ये सब राघव बेहद खतरनाक तरीके से कह रहा है। वहीं विवान की आंखें भी इस वक्त गुस्से से लाल थी। वो दांत पीसते हुए कहता है, आंसू को अब कोई भी छू नहीं सकता। मैं अब एक पल के लिए भी आंसू को नहीं छोड़ूंगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। वैसे अब आप करने क्या वाले हैं? विवान की बातें सुन राघव के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो डेविल स्माइल करता है, जब करूँगा धमाका होगा। इतना कह वो फ़ोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ विवान फ़ोन अपनी जेब में रखता है और जब आंसू को देखता है तो वो डरी सहमी कोने में खड़ी थी। उसे इस तरह देख विवान को काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन वो ये भी अच्छे से समझ ही रहा था कि आंसू
इतने सालों से इस माहौल में रही है, इसलिए वो ऐसी है। विवान आंसू के पास जाता है और उसे झट से गोद में उठा लेता है, जिससे आंसू की आंखों से आंसू टप टप कर गिरने लगते हैं और वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से विवान को मारते हुए कसमसाने लगती है। आंसू ने नन्हे नन्हे हाथों से विवान को कोई फर्क न पड़ रहा था। वो उसे अपनी गोद में लिए बेड पर बैठता है और आंसू के नाजुक हाथों को पकड़ प्यार से कहता है, उफ इतनी छोटू सा बेबी, और इतना सारा गुस्सा आंसू की छोटी सी नाक को छूकर। इसी में सारा गुस्सा भरा है ना। आंसू कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसकी गोद में बैठी उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है। वही विवान भी उसे प्यार से निहार रहा था, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान की जगह आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो अपनी जेब से रुमाल निकाल आंसू के चेहरे से मेकअप हटाते हैं, अपने गुस्से को काबू में कर कहता है, बच्चा ये मेकअप किसने किया तुम्हें? ऐसा मेकअप नहीं करते, ये सब ना गंदी लड़कियां करती हैं। मेरी आंसू तो अच्छी बच्ची है ना, वो ऐसा मेकअप दोबारा नहीं करेगी, ओके। विवान आंसू के चेहरे को से पूरा मेकअप हटा देता है। वहीं आंसू टुकुर टुकुर एकटक विवान को देख रही थी, तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है, जिससे डरकर आंसू विवान से चिपक जाते हैं। वहीं विवान आंसू के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, डरना नहीं बच्चा, भैया है ना, फिर क्यों डर रही हो? दरवाज़ा दोबारा कोई खटखटाता है। विवान की गोद में आंसी बैठी थी, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था। विवान आंसू को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन आंसू मानो जैसे विवान के शरीर का ही एक हिस्सा थी। वो इस कदर विवान से चिपकी थी कि विवान आंसू को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। एक तरह से कहा जाए तो वो दूर करना भी नहीं चाहता था। विवान आंसू को समझाते हुए कहता है, बच्चा भैया कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे आपके पास। विवान के समझाने से आंसू उससे थोड़ा दूर होती है। तभी विवान बेड से उठ दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो जल्दी से बेडशीट बिगाड़ देता है, उसके बाद अपने शर्ट के कुछ बटन खोल देता है। वहीं मासूम सी आंसू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि विवान क्या कर रहा है। वो विवान को बस अपनी गुड़िया जैसी आंखों से देख रही थी। अचानक पता नहीं उसे क्या होता है, वो जाकर विवान का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देख विवान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो जाकर दरवाज़ा खोलता है। सामने हसीना बाई का एक आदमी खड़ा था, जो कुटिल मुस्कान चेहरे पर सजाए आंसू को देख रहा था। उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर मासूम सी आंसू विवान के पीछे छुप जाती है। ये देख वो हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, कुछ मिनटों में तो आपने अपना जादू चला दिया, वरना ये बच्ची तो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती। विवान को ऊपर से नीचे देख, लगता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे आज रात इसका। ये सब कहते हुए उसके होठों पर गंदी मुस्कान थी। वहीं विवान उसे अपनी सर्द नज़रों से देखते हुए कहता है, अगर कोई काम नहीं है तो निकलो यहाँ से, वरना। इतना कह वह चुप हो जाता है। तभी वो आदमी गंदी तरह से मुस्कुराते हुए कहता है, अरे इतनी भी क्या बेताबी है, ये जवानी होती भी ऐसी है, कंट्रोल नहीं होता, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। इतना कहा वो अपने जेब से एक बॉक्स निकाल विवान के हाथ में रख देता है, जिसे देख विवान के गुस्से में नसें तन जाती है। विवान जल्दी से बेडशीट थोड़ा बिगाड़ देता है और उसके बाद अपने शर्ट के कुछ बटन खोल देता है। वही मासूम सी आंसू टुकुर टुकुर विवान को ये सब करते हुए देख रही थी। उसके तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। विवान दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तभी मासूम सी आंसू भागकर आती है और विवान का हाथ पकड़ लेती है, जिससे विवान के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। वो नीचे देखता है, जहां मासूम सी आंसू अपनी गुड़िया जैसी आंखों से टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। आंसू का मासूम चेहरा देख विवान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो दरवाजे के पास जाता है और झट से दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन दरवाजे पर खड़े शख्स को देख विवान की नज़रें कठोर हो जाती है। वहीं आंसू डरकर विवान के पीछे छुप जाती है, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि हुस्ना बेगम का खास आदमी खड़ा था। जब वो आंसू को विवान के पीछे छुपा देखता है तो उसके होठों पर बड़ी गंदी सी हंसी आ जाती है। वहीं विवान जब उसे शख्स को आंसू की तरफ देखता पाता है तो उसकी नज़रें और सख्त हो जाती है। वो अपने गुस्से लहजे में कहता है, क्या है? विवान की बातें सुन वो आदमी आंसू को देख गंदी तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है आपका साथ कुछ ज़्यादा पसंद आ रहा है इसे, वरना तो ये किसी को पास नहीं आने देती है। बहुत बदमाश लड़की है, अगर ये काबू में ना आए तो इसे
2 3 लगा देना। वो आदमी इतना ही कहता है कि विवान की गुस्से में मुठिया कस जाती है, लेकिन इस वक्त उसे अपना गुस्सा काबू में रखना था, इसलिए वो खुद को शांत रखते हुए कहता है, मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो आदमी अपने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाल विवान के हाथ में रख देता है। ये रख लो, शायद ज़रूरत पड़ जाए। आंसू को एक नज़र देख गंदी मुस्कान के साथ, वैसे ये अभी तक एक कली नहीं है, खिली नहीं है। इतना कह गंदी तरीके से मुस्कुराने लगता है। वहीं विवान का तो मन कर रहा था कि वो इस आदमी को यहाँ ही गाड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी प्रिंसेस को नहीं बल्कि उन सारी मासूम लड़कियों को इस दलदल से निकालना था जो यहाँ आकर बस हवस का शिकार हो रही हैं। विवान उस आदमी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद कमरे में आकर गुस्से से उस बॉक्स को फर्श पर फेंक देता है और जाकर अपना सर पकड़े बेड पर बैठ जाता है। वहीं वो बॉक्स मासूम सी आंसू के पैरों के पास गिरी थी। वो उस बॉक्स को उठा लेती है, उसके बाद उसे ले जाकर विवान के आगे कर देती है। विवान जब उस बॉक्स को देखता है तो उसके दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन मासूम से आंसू के आगे वो गुस्सा नहीं कर सकता था। वो जल्दी से उस बॉक्स को ले अपने पैंट की जेब में रख लेता है, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन का बॉक्स था जो वो आदमी उसे दे गया था। आंसू जो इतनी देर से चुप थी, वो विवान की पैंट में की जेब की तरफ इशारा कहती है, चोको। आंसू की आवाज़ बहुत प्यारी थी। विवान ने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी थी। वो उसकी आवाज़ में इतना खो गया था कि उसे होश ही नहीं था कि आंसू क्या कह रही है। आंसू एक बार फिर अपनी प्यारी आवाज़ में कहती है, चोको। पहले तो विवान को समझ नहीं आता है, लेकिन जब वो समझता है कि आंसू क्या मांग रही है तो वो झट से उसे गोद में बैठाता है, प्यार से समझाते हुए कहते हैं, आंसू बच्चे, वो चोको नहीं है, वो ना गंदी चीज़ है, गंदे लोग रखते हैं। विवान आंसू को समझा रहा था। वहीं आंसू टुकुर टुकुर विवान को देख रही थी। तभी विवान आंसू के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, आंसू, एक भैया बोलो ना बच्चा। इतना कह विवान बहुत उम्मीद से आंसू को देख रहा था। विवान के चेहरे पर एक खुशी, एक उत्सुकता नजर आ रहा था, लेकिन आंसू कुछ नहीं कहती। वो बस विवान को देखते रहती है, फिर उसकी गोद से उतर बेड के पास मौजूद टेबल के पास जाती है। विवान बस आंसू की हरकत देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है। आंसू टेबल के ड्राइवर से एक फ्रेंडशिप बैंड निकालती है और उसे लेकर विवान के पास आती है। विवान बस उसकी हरकतें देख रहा था, तभी आंसू विवान का हाथ में वो फ्रेंडशिप बैंड पहनाकर अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, दोस्त। विवान कभी हैरानी से अपने हाथ में मौजूद उस फ्रेंडशिप बैंड को देखता और अगले ही पल आंसू को अपने गले से लगा लेता है। विवान की आंखें इस वक्त सुकून से बंद थी। वो आंसू से दूर हो उसके पूरे चेहरे को चूम लेता है और उसे वापस अपने गले से लगा लेता है। उसके चेहरे पर आज वो सुकून थी जिसे वो 10 साल से ढूंढ रहा था। विवान आंसू से दूर होकर उसके नन्हे नन्हे हाथों को पकड़ कहता है, आंसू दोस्त नहीं बेटा, भैया भैया कहो। आंसू कुछ नहीं कहती, बस आसपास टुकुर टुकुर देखती रहती है। विवान आंसू को एक नज़र ऊपर से नीचे देखता है। उसे आंसू में कुछ तो बहुत अजीब लग रहा था। विवान लंदन में रहकर गायनेकोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहा था और वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। विवान आंसू को गोद में उठाकर बिस्तर पर बैठाता है और प्यार से कहता है, प्रिंसेस यहीं बैठो, भैया को कुछ काम है। आंसू कुछ नहीं कहती। वहीं विवान यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमाता है, तभी उसकी नज़र डस्टबिन में जाती है। वो जाकर डस्टबिन में देखता है जहाँ उसे एक इंजेक्शन और छोटी शीशी मिलती है। विवान झट से उसे डस्टबिन से निकालता है। जब वो उस शीशी को देखता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। विवान कभी उस इस्तेमाल किए इंजेक्शन को देखता तो कभी उस छोटी सी खाली शीशी को। वो उस पर लिखे नाम को पढ़ता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में उसकी नसें तन जाती है। विवान दांत पीसते हुए धीमे से कहता है, इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरी बच्ची के साथ इतनी घटिया हरकत करने की। ये लोग आंसू को ये इंजेक्शन देते थे। विवान इस इंजेक्शन को वहीं डस्टबिन में फेंक देता है। उसके बाद उस शीशी को अपने जेब में रख देता है। तभी उसकी नज़र आंसू पर जाती है, जिसे देख उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आंसू इस वक्त बिस्तर में सो रही थी और सोते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। विवान जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और आंसू की
कई सारी तस्वीरें खींच अपने भाइयों को भेज देता है और साथ ही लिखता है, हमारी प्रिंसेस हमारी ज़िंदगी। विवान के होठों पर इस वक्त सुकून भरी मुस्कान थी। वो खुश था अपनी प्रिंसेस को पाकर। तभी वो देखता है कि आंसू नींद में कसमसा रही है, क्योंकि उसने इस वक्त इतना जरी वाला शरारा पहना रखा था जो उसके नाजुक से बदन पर चुभ रहा था। विवान आंसू के पास जाता है और धीरे से उसका दुपट्टा निकाल देता है। उसके बाद उसके कान में मौजूद उस झुमके भी निकाल देता है। वो देखता है कि आंसू के कान लाल हो गए हैं। आंसू इस वक्त महज 10 साल की थी। एक छोटी सी 10 साल की बच्ची के लिए ये सब आसान नहीं था और ये सब विवान भी समझ पा रहा था। और वो ये भी समझ रहा था कि जब आंसू को वो लोग अपने साथ ले जाएंगे तब भी आंसू के लिए उनके माहौल में ढलना आसान नहीं होगा। विवान धीरे से आंसू के माथे को चुमकर कहता है, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे प्रिंसेस। उसके बाद कोई भी तुम्हारे करीब आने तो दूर, तुम्हें नज़र उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये सब कहते हुए विवान के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा था। वो आंसू के बगल ही बैठा जाता है और उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। वहीं आंसू के चेहरे पर इस वक्त एक सुकून था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार सुकून से सो रही है। रात गहराती जा रही थी। वहीं विवान अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। तभी आंसू अपना आँख मलते हुए उठकर बैठ जाते। इस वक्त आंसू के आंखों में आंसू था। वो अपनी आंसू भरी आंखों से विवान को देख रही थी। विवान जब आंसू के आंखों में आंसू देखता है तो घबरा जाता है। वो आंसू से कुछ कहने वाला होता है, तभी उसकी नज़र गीले बेड पर जाती है। वो समझ जाता है कि आंसू ने बेड गीला कर दिया। विवान जैसे आंसू के तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, वैसे ही आंसू डर से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है और कांपने लगती है। आंसू को इस तरह कांपता देख विवान परेशान हो जाता है। वो समझ रहा था कि आंसू पैनिक कर रही है, इसलिए वो जल्दी से उससे पकड़ अपनी गोद में बैठा लेता है, लेकिन आंसू उसकी गोद में कसमसाने लगती है। तभी विवान उसे गले से लगा उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, नहीं बच्चा, ऐसे डरते नहीं, भैया कुछ नहीं कह रहे हैं ना तुम्हें। बिस्तर गीला हो गया तो क्या हुआ, ये तो हर कोई करता है ना बच्चा। विवान प्यार से आंसू को समझा रहा था। वहीं आंसू भी अब कुछ हद तक शांत हो चुकी थी। तभी विवान उसे प्यार से कहता है, बाबू चलो कपड़े बदल लो। आंसू कुछ नहीं कहती, बस विवान को देखती रहती। तभी विवान प्यार से कहता है, क्या हुआ। आंसू कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप विवान की गोद में बैठी रहती है। विवान भी दोबारा आंसू को कुछ नहीं कहता और उसे गोद में लिए उठता है और कबर्ड से उसके लिए एक सिंपल सा सूट निकाल आंसू को पहनाने के लिए दे देता है। आंसू भी चुपचाप उन कपड़ों को लिए बाथरूम में चले जाती हैं और कुछ देर में कपड़े बदल आ जाती हैं। विवान जाकर आंसू को गोद में उठाता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, बाबू हमारे घर चलेगी। तुम्हें पता है वहाँ ना 2 और भैया हैं और वो दोनों भी ना तुम्हें बहुत सारा प्यार करेंगे। आंसू विवान की बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर वो अपनी बाहें विवान के गले में लेती है और अपना छोटा सा सर उसके गले में छुपा लेती है। विवान आंसू के पीठ पर हाथ फेरते हुए मन में कहता है, आंसू तो कुछ बोल ही नहीं रही है, इंडिया जाकर इसका अच्छे से चेकअप करवाना होगा, लेकिन पहले हमें आंसू को इस दलदल से निकालना होगा। विवान आंसू को गोद में लिए कमरे में ही टहल रहा था। अब तक आंसू फिर से नींद की आगोश में जा चुकी थी। राघव इस वक्त अपनी बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में उसका मोबाइल था जिसमें आंसू की सोते हुए फ़ोटो थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। राघव एकटक आंसू की तस्वीर देखते हुए कहता है, प्रिंसेस मेरी बच्ची, बहुत जल्द भैया तुम्हें अपने पास ले आएंगे, लेकिन मैं तुम्हें लेने अकेले नहीं आऊँगा। तुम्हारे उस नालायक आरव भैया को भी लेकर आऊँगा और तुम्हारे हर गुनहगार को सजा दूंगा। इस 10 सालों में जितना तुम्हारे साथ बुरा हुआ है उससे ज़्यादा उन बुरा करने वालों के साथ बुरा होगा। इस वक्त राघव की आंखों में लाल थी। वो एकटक उस काले आसमान को देख रहा था और देखते ही देखते सिगरेट सुलगाकर अपने होठों के बीच दबा लेता है और सिगरेट की कस लेने लगता है। राघव का चेहरा शांत था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उमड़ रहा था और ये तूफान शायद अपने मंजिल पर पहुंचकर ही शांत होने वाला था। और उसकी मंजिल थी उसकी प्रिंसेस, उसकी जान, उसकी आंसू, जिसके लिए वो पिछले 10 सालों से तड़प रहा था। सिर्फ वही नहीं, उसके दोनों भाई भी अपने प्रिंसेस के लिए तड़प रहे थे। एक क्लब जहाँ चारों तरफ बस एक ही नाम गुजर रही थी, AR। उस क्लब में बस अमीर बाप के बिगड़े बच्चे ही नज़र आ रहे थे। ये क्लब यंगस्टर के लिए ही था
जहां हफ्ते में एक बार कार रेसिंग होती थी, जो इस तरह से गैरकानूनी है। लेकिन यहाँ आने वालों के लिए ये क्या कानूनी और क्या गैरकानूनी, सब बराबर थे। वहाँ कई सारे महंगी कारें मौजूद थी जो रेस स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें से कुछ लोगों के चेहरे पर अलग ही खुशी थी, शायद उन्हें यकीन हो कि आज वो लोग जीतेंगे। वहीं वहाँ मौजूद लड़कियां शायद किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी एक लड़का बड़े एटीट्यूड से कहता है, रिलैक्स गर्ल्स, आज तुम्हारा वो हैंडसम हंक नहीं आने वाला है। बेचारा हारने के डर से घर में बैठा होगा। इतना का वो हंसने लगता है, उसके साथ उसके साथी भी। तभी उन लड़कियों का चेहरा जो उस लड़के की बातों से मुरझा चुका था, अचानक उनमें चमक आ जाता है और वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, AV। ये नाम सुन जब वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी भवें तन जाती है, क्योंकि पीछे से एक वाइट रंग की स्पोर्ट्स कार आती है और उन कारों की लाइन में लग जाती है। उन कारों को देख वो लड़का दांत पीस कर रह जाता है, जैसे उसे पता हो कि वो कार किसकी है। कुछ ही देर में रेस शुरू होता है और सारी कारें खाली सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। उस वाइट स्पोर्ट्स कार में एक लड़का बैठा था जो अपने मुंह में च्युइंगम चबाते हुए बेहद मज़े से गाड़ी चला रहा था। उस लड़की की पर्सनालिटी गजब की थी। उसने इस वक्त ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट और वाइट जूते पहन रखे थे। उसके कार में इस वक्त फुल वॉल्यूम से गाना बज रहा था। ये लड़का था AV उफ आरो ओबरॉय, द एप्ले बॉय। ऐसी कोई लड़की बनी ही नहीं थी जो आरव के प्यार में न गिरी हो। इसे भी लड़कियों से फ्लर्ट करना पसंद था, लेकिन कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया। गोरा रंग, साफ फीचर्स, देखने में अपने भाइयों की तरह ही स्मार्ट, 6 फुट हाइट। इस दुनिया में शायद ही ऐसी कोई लड़की बनी होगी जिसने आरव को इग्नोर किया हो, वरना अमीर से अमीर लड़कियां उसके पीछे पागल थी। आरव अपने स्टीयरिंग पर पकड़ कसते हुए साइड मिरर में देखता है हुए एटीट्यूड से कहता है, लोगों को लगता है कि वो द ओबरॉय आरव को हरा सकते हैं। आरव ओबरॉय को हराना कोई बच्चों का खेल है क्या? ये इस खेल में बच्चे हैं, कर लेने देते हैं जितने की कोशिश, लेकिन बाप तो बेटा बाप ही होता है। इस वक्त आरव के होठों पर डेविल स्माइल थी। वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और बाकी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर में उन गाड़ियों के पीछे पुलिस लग जाती है, क्योंकि ये सर गैर कानूनी था। आरव साइड मिरर में देखता हुए कहता है, इन्हें भी शांति नहीं है, कोई ना इन्हें भी रेसिंग का थोड़ा मजा दिला देते हैं। वैसे भी हाथ तो हम इनके आने वाले नहीं हैं। इन पुलिस वालों को भी सबका बाप बनने का बड़ा शौक रहता है, लेकिन ये भूल गए इनका और इस पूरे दुनिया का बाप सिर्फ एक ही है, द राघव ओबरॉय। इस वक्त उसके होठों पर डेविल स्माइल थे। वो सभी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है और बड़े एटीट्यूड से गाड़ी से उतरता है। उसे देख लड़कियां आहें भरने लगती है। उसकी नज़र एक लिए पागल होने लगती है, लेकिन मजाल है जो आरव ने किसी को भी नज़र उठाकर देखा हो। एक लड़की आरव के पास आती है और उसके चेहरे पर अपने उंगलियां फिरते हुए बहुत सेडक्टिव वाइब्स में कहती है, हेलो मिस्टर हैंडसम, वैसे बहुत अच्छी कार चलाते हो तुम। वैसे आज रात का क्या प्लान है तुम्हारा? आरव एकटक अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। उस लड़की ने काफ़ी रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ था। चेहरे से ही वो किसी अमीर घर की लग रही थी। उस लड़की को लग रहा था कि वो आरव उस पर लट्टू हो गया है। वहीं आरव कुछ पल उसे देखता है। अचानक उसके होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है और अगले ही पल उस लड़की की दर्द भरी चीख निकल जाती है, क्योंकि आरव ने उसके हाथ मरकर उसके पीठ से लगा दिया था। आरव गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम जैसी लाखों लड़कियां आरव ओबरॉय के बिस्तर तक आने के लिए मरती है, लेकिन तुम लोगों की इतनी औकात नहीं तो जो तुम आरव ओबरॉय के बिस्तर तक आओ। आरव ओबरॉय को बिस्तर तक आने वाली नहीं, उसके दिल में उतरने वाली शहजादी चाहिए। इतना बोल वो झटके से उस लड़की को छोड़ता है, जिससे वो संभल नहीं पाती और सीधा जमीन में जा गिरती है। इस वक्त उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरव बिना उस लड़की को देखे वहां से निकल जाता है। आरव इस वक्त काफ़ी तेज कार चला रहा था। उसकी कार इस वक्त हवा से बातें कर रहा था। अचानक से सुनसान सड़क पर वो अपनी कार रोक देता है और जल्दी से कार से उतरता है और जाकर डिक्की खोलता है, जहाँ शराब की कैन भरी पड़ी थी। आरव एक कैन उठा डिक्की बंद करता है और
उसके बाद गाड़ी से हटी शराब पीने लगता है और अपने जेब से फ़ोन निकाल अपना फ़ोन चलाने लगता है। तभी उसकी नज़र विवान के नंबर पर जाती है जिसने उसे कुछ भेजा था। वो जैसे खोलकर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से कैन कार की बोनेट पर रखता है और फ़ोटो जूम करके देखते हुए कहता है, आंसू हमारी आंसू, हमारी प्रिंसेस आंसू भाई को मिल चुकी होगी। इस वक्त आरव इतना खुश था कि उसके मुंह से शब्द ही भी नहीं निकल रहे थे। वो आंसू की फ़ोटो को कितनी बार जूम डालता है इसका उसे खुद भी होश नहीं था। वो प्यार से आंसू की तस्वीर से में हाथ फेरने लगता है। उसकी आंखें इस वक्त नर्म हो गई थी। रेस जितने की उसे जितनी खुशी नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा खुशी अपनी बहन के मिलने की खबर पर हो रही थी। उसे अब उसका दिल मचल रहा था आंसू से मिलने के लिए। उस वक्त वो इतना खुश था कि उसका बस चलता तो वो उड़कर आंसू के पास पहुंच जाता। आरव जल्दी से अपने कार में बैठ वहां से निकल जाता है। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें सफ़ेद पर्दों से होती हुई बिस्तर पर मौजूद विवान पर पड़ती है। विवान बेड के क्राउन से टिककर सोया हुआ था। रोशनी चेहरे पर पड़ने से उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। वह जैसे अपनी आंखें खोलता है उसकी आंखें मासूम सी आंसू पर जाकर ठहर जाती है। आंसू को देख उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। इस वक्त आंसू सुकून से उसकी बाजू पकड़े सोई थी। उसने विवान को कुछ इस कदर पकड़ रखा था कि मानो वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती हो। और ये सच भी था। एक रात में वो विवान से कुछ इस कदर जुड़ चुकी थी कि वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। सोते हुए आंसू बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी। विवान प्यार से आंसू के बालों में हाथ फेर कर कहता है, ये मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत सुबह थी और मैं चाहूँगा मेरी हर सुबह ऐसी ही हो। विवान फिर से अपना फ़ोन निकाल आंसू की तस्वीर खींचकर अपने भाइयों को भेज देता है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है जिससे विवान चौकन्ना हो जाता है। वह एक नज़र मासूम से आंसू को देख दरवाजे के पास जाता है और अपना दरवाज़ा खोलता है। वहाँ हुस्ना बेगम का खास आदमी खड़ा था जिसे देख विवान का मूड खराब हो जाता है। थोड़ी देर पहले जो मुस्कान उसके चेहरे पर थी अब उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। वह गुस्से में उस आदमी को घूर रहा था। वहीं वो आदमी गंदा से मुस्कान अपने चेहरे पर सजाए कहता है, सुबह हो गई जनाब, रात का अंधेरा गया, अब तो कमरे से बाहर तशरीफ़ लाइए। यह लड़की इतनी पसंद आई है कि अपने साथ ले जाना है। इतना कहा वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद विवान दांत पीसते हुए कहता है, बस हमारा काम होने दे, तेरे सीने में 6 की 6 तो मैं ही उतारूंगा। यह सब विवान बड़े गुस्से और नफरत से कह रहा था। उसे देख साफ पता चल रहा था कि उसने किस कदर अपने गुस्से पर नियंत्रण पाया हुआ है। अगर वह मजबूरी नाम की चीज़ से बंधा ना होता तो वह उस शख्स की जान अब तक ले चुका होता। विवान कमरे के अंदर वापस आता है तो देखता है कि आंसू अब तक जाग चुकी थी और बेड पर बैठी अपनी आंखों को मल रही थी। इस वक्त आंसू इतनी प्यारी लग रही थी कि विवान का मन करता रहा था कि वो जाकर उसे ढेर सारा प्यार करे, लेकिन वह चाहकर भी यह नहीं कर सकता था। भले आंसू ने उसे अपना दोस्त कह दिया था, लेकिन जिस माहौल में वह इतने सालों से रही थी उस माहौल के कारण वह किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं कर सकती थी। विवान आंसू के पास जाता है और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरकर कहता है, उठ गया मेरा बच्चा। आंसू कुछ नहीं कहती, बदले में बस टुकुर टुकुर विवान को देखने लगती है। तभी विवान प्यार से उसके चेहरे अपने हाथों में भर कहता है, बेटा अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, अभी ना मुझे जाना होगा। विवान इतना ही कहता है कि आंसू का चेहरा रोने जैसा हो गया था। उसकी प्यारी गुड़िया जैसी आँखों में आंसू आ चुके थे जो किसी भी पल उसके आँखों से बाहर आ सकते थे। विवान जब आंसू की आंखों में आंसू देखता है तो घबरा जाता है। वह जैसे कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है। आंसू ना में सर हिला, झट से उसके गले लग जाती है। उसकी हरकत से साफ पता चल रहा था कि वह विवान को किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। आंसू की मनोदशा विवान भी बखूबी समझ रहा था। वह समझ रहा था कि उसकी नन्ही सी जान उससे जुड़ चुकी है और अब वह उससे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती। आखिर इसमें गलती आंसू की भी नहीं थी। उसे आज से पहले किसी के साथ इतना अपनापन महसूस नहीं हुआ था। विवान शायद पहला शख्स था जिसने उस मासूम के दिल में अपने लिए खास जगह बनाई थी। विवान प्यार से आंसू के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ कर जा रहा हूँ बच्चा, मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए तुमसे थोड़ी देर के लिए दूर तो जाना पड़ेगा। यह सब विवान मासूम सी आंसू को समझाते हुए कह रहा था, लेकिन
आज मानो वो मासूम सी बच्ची समझने को तैयार ही नहीं थी। उसने तो शायद जिद पकड़ रखी थी कि उसे विवान को जाने देना ही नहीं है। वह अपने नन्हे नन्हे हाथों को पकड़ विवान पर कस देती है। उसे लग रहा था विवान उससे खुद को नहीं छुड़ा पाएगा, लेकिन अब उस मासूम को कौन समझाए। अगर विवान चाहता तो चुटकियों में उससे खुद को छुड़ा सकता था, लेकिन वह ऐसा कर उस मासूम का दिल नहीं तोड़ना सकता था। आंसू की हालत देख विवान समझ चुका था कि वो अगर ऐसे आंसू को छोड़कर जाएगा तो वह अपनी तबीयत खराब कर लेगी, और वह अपनी मासूम सी बहन के साथ ऐसा होने नहीं दे सकता था। विवान प्यार से आंसू का बाल सहलाते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है भैया, अपनी प्रिंस को छोड़कर नहीं जाएंगे। अभी प्रिंसेस अच्छे बच्चों की तरह नहाने जाएगी, उसके बाद हम दोनों घूमने चलेंगे। आंसू विवान की बातें सुन उससे दूर होती है और जल्दी से बेड से उतर अलमारी से अपने कपड़े लिए बाथरूम में चली जाती है। आंसू की इतनी फुर्ती देख विवान के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। विवान बाथरूम के बंद दरवाजे को देख मन में ही कहता है, आई एम सॉरी प्रिंसेस, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मेरा यहाँ से जाना बेहद ज़रूरी है। मैं यहाँ से जाऊँगा तभी तो हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जा लेंगे, हमारी अपनी दुनिया में, जहाँ तुम्हें सिर्फ प्यार मिलेगा और तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। ये सब कहते हुए विवान की आंखें नम हो चली थी, लेकिन वह अपने आंसू अपने आंखों में ही रोक लेता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। आंसू नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है। इस वक्त उसका चेहरा चमक रहा था। उसके छोटे से मासूम चेहरे को देख कोई भी कह सकता था कि वो अंदर से कितनी खुश है, लेकिन वो दूसरी की तरफ अपनी खुशी को दूसरों के साथ जाहिर नहीं कर पा रही थी। एक तरह से कहा जाए तो हमारी आंसू दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थी, बहुत स्पेशल, जो खुद से के साथ खुश रहती थी और अब शायद अपने भाइयों के साथ रहने वाली थी। आंसू अपनी गुड़िया जैसी आंखों से टुकुर टुकुर पूरे कमरे में देखने लगती है। उससे वहाँ विवान नजर नहीं आता। विवान को कमरे में ना देख आंसू का चेहरा कुछ तो देर के लिए खिले गुलाब की तरह था। अब वह पूरा मुरझा चुका था। वो मायूस हो जग गई थी। उस मायूसूम का नाजुक सा दिल टूट गया था। वासु वैसे ही मुंह लटकाए खड़ी रहती है। तभी उसके कमरे में हुस्ना बेगम आती है। इस वक्त उसके हाथ में एक थाल थी। वो उस बड़ी सी थाल को पलंग पर रखती है और आंसू की बाजू पकड़ कहती है, आज शाम तेरा निकाह है और मुझे तेरा कोई नखरा नहीं चाहिए। चुपचाप ये निकाह के जोड़े को पहन कर तैयार हो जाना। अब तो तेरे मज़े ही मज़े हैं। तेरे सोहर की छठी बीबी जो बनने जा रही है। अब तो मैं शायद अम्मी बन ही जाऊंगी, क्योंकि उन बेगमों से तो मुझे बच्चा दिया ही नहीं गया। क्या पता तू ही दे दे। हुस्ना बेगम की बातें आंसू चुपचाप सुन रही थी। वो एकटक मासूम नज़रों से उससे ही देख रही थी। तभी हुस्ना बेगम उसके गालों को पकड़ उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहती है, फिक्र मत कर तू, अभी तुझसे बच्चा नहीं निकलाने वाले हैं। अभी तो तेरे बड़े होने वाले का इंतजार है, ताकि तू मेरे शोहर को शारीरिक सुख देने के साथ साथ औलाद का सुख भी दे। हुस्ना बेगम ये सब बड़े गंदे तरीके से कह रही थी। उसे तो इस बात का एहसास तक नहीं था कि जिससे वो ये सब कुछ कह रही है वो एक मासूम सी बच्ची है। शायद उनकी नज़रों में मासूमियत की कोई परिभाषा ही नहीं थी। अगर कुछ था तो वो था हैवानियत। वो आंसू को ऊपर से नीचे देखती है, उसके बाद उसे आगे पीछे हर तरह से देखती है, लेकिन शायद उन्हें संतुष्टि नहीं हुई थी, जिस कारण वो आंसू की सलवार खोलने जाती है और आंसू इस चीज़ से डरकर अपने कदम पीछे ले लेती है। आंसू की इस हरकत पर हुस्ना बेगम को बेहद गुस्सा आता है। वो आंसू के बालों को मुठिया में जकड़कर दांत पीसते हुए कहती है, पीछे क्यों जा रही है? हमने कहा पीछे जाने को। कल जो लड़का तेरे साथ था ऐसा तो नहीं था कि उसने तेरी सलवार नहीं उतारी होगी, बिना तेरे साथ कुछ किए तुझे ऐसे ही छोड़ दिया होगा। हुस्ना बेगम यह सब बेहद गुस्से में कह रही थी। वही मासूम सी आंसू को अपने बालों में बेहद दर्द हो रहा था। तभी हुस्ना बेगम आंसू का सलवार खोलने लगती है। वही मासूम सी आंसू नाव में सर हिलाते रहती है। हुस्ना बेगम उसकी पूरी सलवार खोल पाती उससे पहले ही उन्हें कोई भुलाने आती है और इस तरह
किसी का दखल अंदाजी उसना बेगम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह गुस्से में भरी नज़रों से अपनी नौकर को देखती है जो सर झुकाए डर से थर थर काँप रही थी। उसना बेगम अपनी नौकर से बेहद खतरनाक तरीके से कहती है, हार कीजिए नूर को, आंसू को एक नज़र देख, यह हमारे इस रंग महल की कहनूर है और आज यह कहनूर सच में कहनूर लगनी चाहिए। इस कदर तैयार कीजिए कि इस रंग महल में आ जाने वाले हर शख्स की इसकी उम्र भूल जाए और इसे पाने की ख्वाब देखे। इतना कह वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाती है। वहीं आंसू रोते हुए एक ही शब्द दोहराती है, दोस्त। सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर इस वक्त कई सारे काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड मौजूद थे। वहाँ एक प्राइवेट जेट मौजूद थी जिसमें से 2 ड्रेसिंग पर्सनालिटी वाले लोग उतरते हैं। यह दोनों कोई और नहीं बल्कि राघव ओबरॉय और उसका छोटा भाई आरव ओबरॉय था। दोनों भाइयों ने इस वक्त अपने आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा पहन रखा था जो उसकी पर्सनालिटी पर 4 चांद लगा रही थी। राघव अपने आंखों से शेड्स उतारता है और अपनी चील से गहरी नज़रों से आसपास देखने लगता है। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है जिसमें से विमान उतरता है। राघव एकटक विमान को ही देख रहा था, तभी विमान आकर राघव के गले लग जाता है जिससे राघव की आंखें भी एक सुकून से के एहसास से बंद हो जाती है। वह विमान का फीट प्यार से थपथपाने लगता है। आखिर उसने सालों से पहले सिर्फ अपनी बहन नहीं खोई थी बल्कि बहन के साथ साथ अपने भाई को भी खोया था। विमान राघव से दूर होता है और बेहद भाव से कहता है, भाई मैंने आपको बहुत याद किया। राघव प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर अपनी कड़क आवाज़ में कहता है, मैंने भी तुझे बहुत याद किया। इस वक्त दोनों भाई भावुक हो चुके थे लेकिन राघव को अपने इमोशन बखूबी कंट्रोल करने आते थे। उसने अपने चेहरे के भाव को कठोर ही रखे। राघव के बाद विमान आरव के गले लग जाता है। आरव की आंखें नम हो गई थी। आखिर वह और विमान दोनों जुड़वा जो थे, अपने माँ की कोख में भी दोनों साथ साथ थे। लेकिन इन 10 सालों में उन चारों भाई बहनों के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा था और इन सब में सबसे ज़्यादा सहना उस मासूम सी बच्ची को पड़ा। उससे तो मानो इसका बचपन ही छीन गया। कुछ ही देर में वह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। कार में कुछ पल की शांति थी। तभी उस शांति को चिरते हुए राघव अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, प्रिंसेस कैसी है? राघव को सवाल सुन राघव के मन में भी जिज्ञासा उठ रही थी। उसे भी जानना था कि उसकी छोटी सी बहन कैसी। विवान गहरी सांस लेकर कहता है, भाई आंसू बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पता है जब मैं उससे मिला तो कुछ कहा ही नहीं, बस कुछ गिने चुने शब्द ही कहे होंगे। हमारी बच्ची का बचपन डर के साए में है। उन लोगों ने उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा है और आपको पता है वो लोग इतने घटिया हैं कि मैंने उन्हें चंद रुपए क्या दिया, उन लोगों ने मुझे आंसू के कमरे में भेज दिया। वह तो मैं था। भगवान न करे अगर मेरे जगह कोई और होता तो वो बच्ची कैसे झेलती। उसे तो समझ भी नहीं होती कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह तो चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाती। यह सब कहते हुए विवान के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। जिस सिर्फ विवान नहीं, राघव और आरव की आंखें भी खून से लाल हो गई थी। उनका बस चलता तो वो अभी उन लोगों की जान ले लेते। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी